हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था अभिक्रिया की कोटि के लिए समाकलित और अवकलित वेग समीकरण। तो हमने शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण की गणना कर ली थी। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए समाकलित और अवकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। सबसे पहले तो परिभाषा सुनिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के अभिक्रिया वेग प्रथम घात के समानुपाती पाया जाता है। इस अभिक्रिया की प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दोबारा सुन लो। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती पाया जाता है, जिसे प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। माना एक अभिकारक ए है, वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। माना प्रारंभ में उसकी सांद्रता स्मॉल है, तो उत्पाद की कितनी है? 0। टी समय पश्चात उसकी सांद्रता परिवर्तन है A-X, तो प्रोडक्ट की कितनी है? X। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से dx अपॉन dt समानुपाती A-X की पावर 1। dx अपॉन dt बराबर K1 A-X की पावर 1। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकलित वेग समीकरण। माना एक अभिकारक ए था, उत्पाद में चेंज हो रहा है। उसकी प्रारंभ में सांद्रता क्या मान ली? स्मॉल है, तो उत्पाद की कितनी होगी? 0। टी समय पश्चात होगी A-X, उत्पाद कितनी हो गई? X। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से dx अपॉन dt अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो गया। तो dx अपॉन dt बराबर K1 A-X की पावर 1। समीकरण 1 ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अवकलित वेग समीकरण। अब हम बात करेंगे समाकलित वेग समीकरण की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो अवकलित वेग समीकरण से क्या है? dx अपॉन dt बराबर K1 A-X। ये है इसका अवकलित वेग समीकरण। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर, समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर रीअरेंजमेंट कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। dx अपॉन के नीचे तो हो जाएगा A-X बराबर K1 इंटू हो जाएगा dt। उपयुक्त समीकरण का समाकलन करने पर तो इसका समाकलन होता है माइनस log A-X, यानी इस प्रकार लिख दें dx अपॉन A-X का समाकलन बराबर K1 इंटू dt का समाकलन। dx अपॉन A-X का समाकलन होता है माइनस log A-X बराबर K1 इंटू t प्लस में C1। यहाँ C1 एक समाकलन नियतांक है। इसको समीकरण नंबर 2 समाकलन नियतांक है, जिसका मान निर्धारित करने के लिए
जिसका मान निर्धारित करने के लिए माना t बराबर 0 तो x बराबर 0 होगा। उपयुक्त मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा log a माइनस एक्स की जगह क्या रखूंगा 0 बराबर k1 इंटू 0 प्लस में c1, तो c1 बराबर हो गया माइनस log a। दोबारा समझ लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण करने के लिए अवकलित वेग समीकरण को क्या किया मैंने पुनर्व्यवस्थित dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 इंटू dt। उपयुक्त समीकरण का क्या किया समाकलन करने पर, तो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होता है log a माइनस एक्स, k1 बाहर आ गया नियतांक, और dt का समाकलन t होता है प्लस में c1। यहाँ c1 एक समाकलन नियतांक है जिसका मान निर्धारित करने के लिए माना t बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 0 होगा। उपयुक्त मान समीकरण 2 में रखने पर तो log a माइनस 0 k1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, c1 बराबर क्या आ गया log a आ गया माइनस log a। अब उपयुक्त मान c1 का समीकरण 2 में रखने पर उपयुक्त मान समीकरण में मान 2 का c1 में रखने पर उपयुक्त मान समीकरण 2 में उपयुक्त मान समीकरण 2 में c1 का रखने पर तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स बराबर k1 इंटू टी प्लस माइनस log a, और k1 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन टी log a माइनस log a माइनस एक्स। तो ये हो गया log a माइनस b log a अपॉन b, तो k1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, log a log b log a माइनस b log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स। अब इसमें क्या होता है, इसको बेस आधार 10 में परिवर्तित किया जाता है, तो बेस 10 में परिवर्तित करेंगे तो log e 10 बराबर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा k1 बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये कहलाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या कहलाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुणों की। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण। सबसे पहले वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई, तो वेग स्थिरांक देखो k1 बराबर आ गया 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ a तो क्या है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता किस में होगी मोल प्रति लीटर में। a माइनस एक्स क्या है सांद्रता परिवर्तन, ये भी किस में होगा a मोल प्रति लीटर में। और t क्या है समय, और समय किस में होगा सेकंड में। तो वैल्यू रख देते हैं k1 बराबर 2.303, समय का हो जाएगा सेकंड, मोल log मोल प्रति लीटर अपॉन मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, k1 बराबर क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। ये इसके क्या है वेग स्थिरांक की इकाई है। क्या है वेग स्थिरांक की इकाई है। अब हम बात करेंगे अर्धायुकाल की।
अर्धायुकाल क्या होता है? किसी भी पदार्थ के मूल मान का आधा भाग विघटित हो जाए और आधा भाग शेष रह जाए, उसे अर्धायुकाल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अर्धायुकाल। अर्धायुकाल किसी भी पदार्थ के मूल मान का आधा भाग विघटित हो जाए और आधा भाग शेष रह जाए, इसे अर्धायुकाल कहा जाता है। तो अर्धायुकाल में देखते हैं K1 बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर रखेंगे a/2, तो K1 बराबर 2.303 टी log a अपॉन a माइनस a/2। एलसीएम ले लेंगे इसका 2a माइनस a/2। K1 बराबर हो जाएगा 2.303 टी log a अपॉन a/2। a से क्या हो गया? कैंसिल, और log 2 का मान होता है 0.3010, तो ये हो जाएगा K1 बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा K1 बराबर 0.693 अपॉन K1। ये इसका क्या कहलाता है? अर्धायुकाल। क्या कहलाता है? अर्धायुकाल। अब हम बात करेंगे इसमें ग्राफ की। ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ में जब log a अपॉन a माइनस एक्स और समय t के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप निकालते हैं, जिसका ढाल निकालते हैं। तो ये बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, तो tan थीटा बराबर AB अपॉन BC। ये हो जाएगा डेल x और ये हो जाएगा डेल t, तो ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल टी बराबर K1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? K1 के। तो ये कहलाता है इसका, और इसका जो इंटरसेप्ट होता है, अंत्यखंड होता है, ये निकाला जाता है y बराबर mx प्लस c से। इससे इसका क्या होता है? निर्धारण। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।